अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के शॉर्ट लेक्चर्स के हवाले से। अब तक 32 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं आफ्टर मिड जो है 19 से ऑनवर्ड। आज 33 34 की बात करेंगे। जी 33 लेक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही जो कह लें कि जो बिल्डिंग है ना, इन शॉर्ट बिल्डिंग कह लें, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। द फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप स्पेशलाइज इन सिमिलर स्किल्स इन सेपरेट यूनिट्स। दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ट यूज व्हेन क्रिएटिंग स्पेसिफिक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स। जी, वो कह रहा है जी जो फंक्शनल ग्रुप ये है सिमिलर स्किल्स मुख्तलिफ सेपरेट यूनिट्स के अंदर। हाँ सॉरी, मैंने थोड़ा डिफरेंट बता दिया। अब कह लें कि एक ही कंपनी टेक्सटाइल या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है मुख्तलिफ, और उसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो सेम तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में काम कर रहे हैं। द मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल सेंट्रलाइज्ड टाइप बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द सेवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें आप ये कह लें कि इसको अ, मैं इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई इस तरह से करूँगा। उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हम जो हमारा गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, बोर्ड्स के अंदर ना जो एम्प्लॉइज़ की तादाद है, वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स सेम नहीं है। सेम से मुराद सॉरी जितनी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है। बोर्ड क्या करता है कि जब इंटर का मैट्रिक यानी कि एडमिशन स्टार्ट हुए, तो इंटर डिपार्टमेंट से लोग उठा के मैट्रिक में शिफ्ट कर दिए। वहाँ काम करते रहे। क्यों? क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट में अब लोगों की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे काम नहीं था। जब इंटर का काम शुरू हुआ तो मैट्रिक से इंटर में शिफ्ट कर दिए। तो इस तरह से वो सिमिलर स्किल्स सेपरेट यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि लीस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अ, एम्प्लॉइज़ तो वही हैं, सैलरीज़ वही देनी है, लेकिन मुख्तलिफ काम से ले लिए। इसके बाद डिवीजन स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्लिट अप इनटू नंबर ऑफ सेल्फ कंटेन्ड बिजनेस यूनिट्स। अब डिवीजन स्ट्रक्चर क्या है कि मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स बना दिए जो सेल्फ कंटेन्ड हो, यानी कि हर यूनिट इंडिपेंडेंट हो, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी मिसाल ले लें, जिस तरह मियां मंशा की बात कर लें, उसके पास अ, वो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, फिर निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, फिर वो उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर में भी इवन लाहौर में एम्पोरियम मॉल है, इस तरह के कई मॉल्स हैं उसके। तो ये डिफरेंट बिज़नेस, ये दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन स्ट्रक्चर। द डिवीजन स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गनाइज्ड इन वन ऑफ 4 वेज़ बाय ज्योग्राफिकल, बाय प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर, प्रोसेस, यानी कई तरह से डिवीजन स्ट्रक्चर को हम कैटेगराइज़ करते हैं। डिवीजन स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है कि डिवीजन स्ट्रक्चर आर डिज़ाइन आर दैट इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनेजर्स, अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस, यानी कि मैनेजर्स होंगे, जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो, अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की बात कर लें कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फ़ोकस्ड होंगे और स्पेशलाइज़्ड होंगे। लेकिन ऊपर जो हमने फंक्शन स्ट्रक्चर में बात की वहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होगा एंड स्पेशलाइज्ड ऑफ नन, यानी कि हर काम कर रहे हैं लेकिन किसी में स्पेशल नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये स्ट्रक्चर कॉस्टली है, डिवीजन स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्पेशलिस्ट है इसमें, तो डुप्लीकेशन हो जाती है स्टाफ की, फैसिलिटीज़ की, पर्सनल की। अब अगर डिवीजन स्ट्रक्चर बोर्ड यूज़ करे कि हर डिपार्टमेंट जो है उसको सेपरेट कर दे, तो उसमें एम्प्लॉइज़ की शफलिंग ना हो, तो इंटर डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उतने रखने पड़ेंगे, मेटा डिपार्टमेंट में जितने लोग रिक्वायर्ड है उतने रखने पड़ेंगे, रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अब डिवीजन स्ट्रक्चर ग्राफिकल एरिया से उसने बताया इज अ प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन हुज स्ट्रेटजीज नीड टू बी टेलर टू फिट पर्टिकुलर नीड्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ कस्टमर्स। ज्योग्राफिक एरिया में कस्टमर के हवाले से है। फी स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जब आप काम कर रहे हैं
यानी कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, फिर आप फूड इंडस्ट्री में हैं, यानी कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे फिर आप डिविजनल ही करेंगे, आप फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं यूटिलाइज कर सकते। अब यहाँ पे उसने बात की इन प्रोसेस के वाले से, इज सिमिलर फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द वे वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म। प्रोसेस के वाले से डिवीजन स्ट्रक्चर हो तो उसमें वो फंक्शन के रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस है तो आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर जिस तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम तो एक जैसे ही हो रहा है, प्रोडक्शन ही हो रही है। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसको क्लियरली समझ लीजिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है टॉपिक। ये डिविजनल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है कि ऐसा बिजनेस यूनिट जो कि अपनी तमाम एक्टिविटीज को सेपरेटली मैनेज करता है, इसका किसी दूसरे बिजनेस यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये हर लिहाज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। इसकी मिसाल मैं आपको निशात की ही दे दूंगा कि एमसीबी बैंक है और निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। वो निशात शुरू तो वो तो ओवरऑल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, उसमें निशात लाइनन है और एमसीबी बैंक है। अब निशात लाइनन जो है, जो टेक्सटाइल में है, जो रिटेल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका एमसीबी बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। एमसीबी बैंक के एम्प्लॉयज वहां काम नहीं कर सकते। तो एमसीबी बैंक इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, निशात लाइनन इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अच्छा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर आर दैट इट रिक्वायर्स एन एडिशनल लेयर ऑफ मैनेजमेंट। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, यानी कि सेपरेटली हर एक के लिए बखरा हुआ बंदा, अलग बंदा चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अलग चाहिए, प्रेसिडेंट अलग चाहिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस। जी, मैट्रिक स्ट्रक्चर, मिक्स स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, इसको मैट्रिक्स डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, कि ये मिक्स्ड होता है। अब अगले टॉपिक का हमारा आ गया रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग एंड ई इंजीनियरिंग। बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग ज्यादा बात होती है। रीस्ट्रक्चरिंग होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, डाउन साइजिंग करते हैं, राइट साइजिंग करते हैं कि राइट बंदा राइट जगह पे पहुंचाया जाए, डीए लेयर्ड करते हैं, एक्स्ट्रा लेयर्स बीच में से निकाल देते हैं, एम्प्लॉयज की तादाद को रिड्यूस करते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग है। री इंजीनियरिंग होता है कि आप process innovation, process redesign involving reconfiguring or redesigning work job processes। यानी कि आप देखते हैं, रीडिजाइन करते हैं अपने तमाम सेटअप को, कि किस तरह अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। आगे फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा है, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। चेंजेस इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, sales of underutilized assets such as patent और ब्रांड्स, जो एसेट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, हम उनको सेल कर देंगे। आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशन सच एज पेरोल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू अ मोर एफिशिएंट थर्ड पार्टी। हम ऐसे इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज की। सर्विस शूज हम अक्सर यूज करते हैं, या एंडोर है, वो भी सर्विस का ही एक ब्रांड है। तो सर्विस ने क्या किया, वो स्पेशलाइज्ड है जॉगर्स बनाने में। तो वो जॉगर सिर्फ खुद बनाते हैं, लेकिन उनके आउटलेट पे जाएं, आपको हर किस्म का जूता मिलेगा, वो सारा आउटसोर्स। उसके बाद आ जाएं, और भी चीजें हैं, मूविंग ऑफ ऑपरेशन सच एज मैन्युफैक्चरिंग टू लोअर कॉस्ट लोकेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस को लोअर कॉस्ट लोकेशंस पे, इसकी मिसाल आप ले लें सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री जो है, वो पहाड़ों के करीब बनाई जाती है। कोई भी सीमेंट की कंपनी जो है पहाड़ों के करीब बनाई जाती है, जहां से रॉ मटेरियल इजीली कंपनी तक रीचेबल हो। क्यों? क्योंकि वो हैवी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पहाड़ों के करीब बनाते हैं ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो हम सिर्फ सेल की कॉस्ट को एंड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर करें। ये कुछ इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स हैं। री इंजीनियरिंग में आ जाता है, एक बड़ी अच्छी बात कही माइकल हैमर एंड जेम्स चैम्पी ने। दे आर्ग्यू दैट बट टू मच टाइम इज वेस्टेड पासिंग ऑन टास्क फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर।
अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दो। एक डिपार्टमेंट का काम मुकम्मल हो रहा है, मुकम्मल होने के बाद दूसरे में जा रहा है, तो मर्ज करने के बाद क्या होगा? एक बंदे ने काम किया, थोड़ा किया है, तो दूसरा उसको आगे लुक आफ्टर करना शुरू हो गया, यानी कि वो अपना काम करना शुरू हो गया। पिछला उसको मुकम्मल कर रहा है, और दूसरा उसी के बेस पर अपना काम आगे कंटिन्यू कर रहा है। अब री इंजीनियरिंग में जो क्रिटिसिज्म है वो दो चीजें हैं, मैसिव ले ऑफ और डाउन साइज। डाउन साइजिंग अक्सर कॉज ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह भी हो जाती है, बेनिफिट के साथ साथ। फिर हम आगे चलेंगे। अ बेनिफिट ऑफ री इंजीनियरिंग इज दैट इट ऑफर एम्प्लॉयज टू the opportunity to see more clearly how their particular jobs impact the final product or service being marked by the firm। री इंजीनियरिंग में क्या होगा? हर बंदे को पता होगा उसका काम क्या है और उस काम का इफेक्ट क्या होना है, यानी कि इसको स्पेशलाइज वर्किंग भी आप कह सकते हैं। अब देखो, पंखा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें एक बंदा बॉडी को पेंट कर रहा है, एक बंदा बॉडी बना रहा है, एक बॉडी को एक सिर्फ वो वायरिंग कर रहा है, एक बंदा विंग्स बना रहा है। तो हर बंदे को पता है कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस काम के अंदर। जी। आगे चलेंगे हम। मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इतनी रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है कि टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा इफेक्ट पैदा कर दिया चेंज के अंदर। अगर बंदा डेली बेस पे अपने को चेंज नहीं करता, तो वो पीछे रह जाता है। और चेंज वहां चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे जो कोई चेंज नहीं होती। मतलब बात करने का कि चेंज रहना है और डेली बेस पे आना है। अब अक्सर औकात चेंज को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया जाता है, रेजिस्टेंस यानी कि जाती है। और रेजिस्टेंस होने की क्या वजह होती है कि आप समटाइम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, या आप अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा आगे पढ़ने से पहले कि एक साल ऐसा आया जिसमें गुजरांवाला बोर्ड के अंदर, क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूं तो मुझे ज्यादा उसी का पता है। गुजरांवाला बोर्ड के अंदर जब सारा कुछ कंप्यूटराइज कर दिया गया, तो गुजरात बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो मोस्टली 45-50 ऑन बोर्ड एज के हैं, जो कि नियर अबाउट रिटायर्ड हैं अब तो मोस्टली अब मोर देन 60%। तो वो क्या किया, सारा कुछ जब ऑनलाइन हुआ तो उन लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अब जब सब ऑनलाइन हो जाएगा, हर चीज मैनुअल वर्क टोटली खत्म हो जाएगा। एक ही साल बोर्ड ने सारा कुछ कर दिया ना, ये ऑनलाइन फॉर्म एंट्री हो रही है, रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन, रिजल्ट भी ऑनलाइन। तो पहले ही साल सारा कुछ जब हुआ, तो रिजल्ट जानबूझ के बोर्ड के लोगों ने खराब कर दिया। पूरी प्लानिंग के साथ वो बोर्ड का बहुत गंदा रिजल्ट आया। इवन लोग इतने हाइपर हुए कि लोगों ने बोर्ड को आग भी लगाई। तो क्या हुआ उसका, इसका क्या नतीजा निकला कि फिर बोर्ड को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। फिर बोर्ड ने मैनुअल और कंप्यूटर सिस्टम साथ साथ चलाया, और आहिस्ता 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 बोर्ड उसको कंप्यूटर्स में कन्वर्ट कर रहा है, और अपने तमाम एम्प्लॉयज को बोर्ड ने ट्रेंड किया, और जो ट्रेन नहीं हो सके थे उन्हें रिटायर कर दिया। तो रेजिस्टेंस टू चेंज जो है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब रेजिस्टेंस क्यों होती है? फोर्स चेंज जैसी, कि फोर्स किया जाता है चेंज के लिए। और अगर एजुकेट किया जाए तो फिर रेजिस्टेंस ना हो। या फिर रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट चेंज चाहिए, कि आप खुद सोचते हैं कि यार मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। जी, मेरा ख्याल है मोर देन एनफ है। जी 35 लेक्चर पे आते हैं। इसको क्लोज कर रहे हैं 35 को भी। बाकी मेरा ख्याल है काफी है, काफी लंबा लेक्चर हो गया। बाकी फिर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर भी है हेल्पफुल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। वीडियो को कमेंट जरूर किया करें, ये भी एक मोटिवेशन का फैक्टर है।